नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। इसका मैसेज क्या है? क्या पीएम की दौड़ में शामिल हो गए हैं? ममता ने क्यों कहा बंगाल में अकेले चुनाव लड़ूंगी? और महाराष्ट्र में उद्धव कांग्रेस को आंख क्यों दिखा रहे हैं? कॉलिंग कार्ड में किस्सा अलायंस की आंच का। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने कल बताया था कि यूपी से 10,000 मजदूर इजराइल जाएंगे, घर बनाएंगे। आज उन मजदूरों की बातें आपको सुनानी है। 1,34,000 रुपए महीने की सैलरी से जिंदगी कैसे बदलेगी, आज एक्सक्लूसिव में यही बताना है। भारतीय नौसेना में काफी कुछ बदल रहा है। इसी शो में हमने नौसेना के अफसरों के बैच बदलने की खबर आपको दिखाई थी। आज नए बैच की तस्वीर भी सामने आ गई। एपोलेट्स के साथ क्या रैंक भी बदलेंगे? सिग्नेचर स्टोरी में यही जानेंगे आज आपको अयोध्या की गलियों में लेकर चलेंगे, जहां भोग प्रसाद के लिए 100 क्विंटल बेसन के लड्डू बन रहे हैं। भक्त कह रहे हैं राम के गुण गाएंगे, लड्डू खूब खाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले देश के सियासी तापमान की बात करनी है, जो दिल्ली से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र और पंजाब में गोते खाने लगा है। नीतीश अपनी पार्टी के दोबारा इंचार्ज बन गए हैं। कांग्रेस ने शुभकामनाएं दी और बीजेपी ने ज्ञान, मगर नहीं हुआ सीटों का कोई समाधान। बंगाल में ममता ने अकेले लड़ने का क्यों कर दिया ऐलान, तो मच गया इस पर घमासान। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर उद्धव की पार्टी ने छोड़े तीर, तो नाराज हो गए कांग्रेस के वीर। पंजाब में बदले की सियासत, क्या कांग्रेस आपको दिखाएगी ताकत? आप सोच रहे होंगे आज सारी बातें ये तुकबंदी में क्यों? मसला ही ऐसा है। राहुल गांधी 14 तारीख से न्याय यात्रा निकालेंगे, लेकिन लगता है कि अलायंस में उनके साथ ही अन्याय हो रहा है। सबको अपना कद बढ़ाने की पड़ी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? अंदाजा लगाइए आप। बाकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में मिलेगी। बाजरे की रोटी, मक्खन और सरसों का साग खाकर राहुल गांधी मोदी की सियासत को चुनौती देने रिंग में तो उतर गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इंडिया अलायंस में पहले अपने हाथों से ही इस कदर निपटना पड़ेगा। यकीन ना हो तो राहुल के दिल्ली वाले घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर लगने वाले ये नारे सुन लीजिए, बयान देख लीजिए। प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। गठबंधन नहीं भी हम पीएम बनेंगे, सब पार्टी हमको चाहेगा पीएम बनेंगे। काम करने वालों को पीएम बनता है, ऑनेस्ट को पीएम बनाता है। ये विकास पुरुष ऐसे ही नहीं जाने जाते। बिहार के विकास पुरुष के नाम से नहीं, अब देश के विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जाने जाएंगे। नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि वह पूरे देश को जो है कति मजबूती प्रदान करेंगे। नीतीश ने ललन सिंह को क्यों हटाया? वापस पार्टी चीफ क्यों बने? सबकी अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है पीएम बनना चाहते हैं, तो कोई पार्टी में टूट का अंदेशा जता रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अब नीतीश कुमार को इस बात का इत्मीनान रहेगा कि वो अपने हिसाब से सीट तय कर लेंगे, फिर चाहे यहाँ रहें या फिर पलटी मार लें। वैसे बीजेपी डोरे डालने लगी है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके सत्ता हथियाना चाह रहे हैं, जदयू को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसके कारण आज कई भ्रम की वातावरण बनी है। लेकिन दोनों समझौता करेंगे सत्ता में भागीदारी के लिए। महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी, तो 15 में क्या रिजल्ट था? 170 पार था कि नहीं था? तो आप समझ लीजिए ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर फूला हुआ है भाजपा का। तो इस तरह का बयान दे करके थोड़ा अपने आप को जो है, सियासत में एक चाल 2.5 के बराबर होती है। नीतीश क्या करेंगे आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन बिहार में कांग्रेस का क्या होगा? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
क्या हो सकता है? कांग्रेस कितनी सीट चाहती है? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े थे। एलजेपी 6 सीट पर एनडीए के साथ थी। इस बार अभी तक जेडीयू आरजेडी के साथ है और इसी अलायंस में कांग्रेस समेत 6 पार्टियां हैं। 2019 में बिहार में एक सीट जीतने वाली कांग्रेस का वोट शेयर 7.9% है। लेकिन नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस ने दबाव की राजनीति चालू कर दी है। सीट शेयरिंग पर अपनी अलग मीटिंग की और 9 सीट पर दावा ठोक दिया। क्या अलायंस के नेता मानेंगे? कुर्बानी कौन देगा? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप क्या चाहते हैं, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलें और जीतने वाली सीटें मिलें। मतलब नीतीश के सियासी पंच में पेंच फंसा दिया। नेताओं को लगता है कि मैटर सुलझ जाएगा, कांग्रेस को 5 से कम सीट पर मना लेंगे, पर कांग्रेस मानेगी? कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ही सही बिहार में सीट शेयरिंग का दरवाजा खुला तो है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने सारी बाजी ही पलट दी। ममता का खेला कांग्रेस की समझ से बाहर है। पहले खड़गे को इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया और अब ये कह दिया कि बंगाल में किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। सभी 42 सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेफ्ट बीजेपी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन बनाया है और सक्रिय रूप से हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस राष्ट्रव्यापी स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करेगा, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी। कांग्रेस को बंगाल में दीदी किनारे क्यों लगा रही है, ये जानने के लिए पश्चिम बंगाल में सीटों का गणित समझ लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 18 सीट पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस को महज 2 सीट ही हासिल हुई थी। इस परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस बंगाल में दीदी के सामने बार्गेन कर रही है। बयानवीरों के जुबानी तीर चलने शुरू भी हो गए, गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत के साथ। पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं। जरूरत पड़े बार बार करते रहेंगे, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे बयानों के बाद फिर ममता बनर्जी से तो हमारे पार्टी तय करिए। देखिए जो उनसे संपर्क कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये उनकी समझदारी की बात है। इसमें मैं क्या बोल सकते। महाराष्ट्र और पंजाब में सियासी गठजोड़ वाला गणित भी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस यहां अलायंस में है, लेकिन ठाकरे के नेता कहते हैं कांग्रेस को ग्राउंड जीरो से शुरुआत करनी होगी, अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। दोनों पार्टी में वार पलटवार की नौबत आ गई है। हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, वो हमारी सीटें कायम रहे। जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करें। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे। अलायंस के नेताओं को पता है अलग अलग लड़े तो बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि इस बार सिचुएशन वाकई अलग है। 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़े थे। बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18 सीट जीती थी। दूसरी तरफ अलायंस में एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट पर ही जीत मिली थी। बाकी 1 सीट इंडिपेंडेंट और दूसरी ओवैसी की पार्टी को मिली थी। यही वजह है कि कांग्रेस उद्धव की शिवसेना को अतीत नहीं, वर्तमान के हिसाब से चलने की नसीहत दे रही है। सच पूछे तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है, वोट है कितना, ये भी किसी को नहीं मालूम। तो एक 2019 में जो वोट था, उस बेसिस पे हम आज यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, टेक ऑफ नहीं ले सकते बातचीत का। 138 साल पुरानी पार्टी है हमारी, और हमारी पार्टी को एक क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, और वो सलाह देते हैं, वो नसीहत देते हैं कि सुनने से शुरू करिए। मुझे लगता है कि बहुत ही बचकानी बात हुई। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में लोकसभा की 130 सीटें हैं, लेकिन तीनों ही जगह सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की कोई सुनने को तैयार नहीं। यही हाल पंजाब का भी है।
13 सीटों पर मोह केजरीवाल की पार्टी छोड़ नहीं रही। पिछली बार कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस हिसाब से सीट शेयरिंग करना नहीं चाहती। खासकर पंजाब में अपनी सरकार आने के बाद कलह इतनी बढ़ चुकी है कि नेता खुले तौर पर कहने लगे हैं अलायंस नहीं होगा। पंजाब में गठबंधन की मतलब जो सीटों का बंटवारे में मेरा ख्याल कोई चांस नहीं है। जो भावनाएं बताई गई है हाईकमांड को पीसीसी की तरफ से, मेरा ख्याल है वो उसका सत्कार करेंगे। को सबने यही इच्छा जाहिर की है और मैंने भी कहा है कि हाँ, भी नहीं होना चाहिए। यानी 4 राज्यों की 143 सीटों में कांग्रेस की हालत ना 3 में है ना 13 में। जब सीट शेयरिंग से पहले ही कोई झुकने को तैयार नहीं, गठबंधन में गांठ है, तो आगे क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन खड़ा किया है, उसकी हालत कुछ ऐसी ही होती जा रही है। चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं, लेकिन विपक्ष में बैठा हर क्षेत्रीय दल अभी से कहने लग गया है कि अपने इलाके में बिग ब्रदर वही है, कांग्रेस नहीं। ममता हो या अखिलेश, केजरीवाल हो या उद्धव, सबने गठबंधन की गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दी है। अब देखना यह है कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस के साथ न्याय होगा या अन्याय। गठबंधन तो इजराइल और भारत के बीच भी हुआ है, और यह गठबंधन हुआ है भारतीय मजदूरों को लेकर। आप जानते ही हैं, इजराइल हमास की जंग को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। युद्ध अभी रुका नहीं है, लेकिन इजराइल ने बमबारी से बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का प्लान बनाया है, और इस काम के लिए इजराइल ने भारत पर भरोसा जताया है। भारत के मिस्त्री और मजदूर इजराइल की बर्बाद इमारतों की मुरम्मत करेंगे, नई बिल्डिंगें बनाएंगे। इजराइल ने इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है, और इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में दिखने भी लगी है। जो निर्माण श्रमिक हैं, जो इजराइल सरकार ने मांगी गई है नाम भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें जो एक तो निर्माण श्रमिक में प्लास्टिंग का काम करना जानता हो, शटरिंग का काम जानता हो, वेल्डिंग का काम जानता हो, और राजमिस्त्री। चौराहे और नुक्कड़ पर 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए सुबह सवेरे ठंड में इंतजार करते मजदूरों की उत्तर प्रदेश में अचानक डिमांड बढ़ गई है, खासकर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स की। सरकारी अफसर फोन करके ऐसे मजदूरों का पता लगा रहे हैं। अच्छा मिस्त्री मजदूर मिलने पर उनको रजिस्टर किया जा रहा है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के इजराइल जाने का नंबर नहीं आएगा। 10,000 मजदूर अगले 10 दिनों में इजराइल के लिए फाइनल करने हैं। इजराइल सरकार द्वारा 3 श्रेणी के मजदूरों की डिमांड की गई है, जिसमें राजमिस्त्री और शटरिंग का काम जानने वाले और आयरन मिलिंग का काम जानने वाले लोगों की डिमांड आई है। अब इनसे मिलिए, ये गाजियाबाद के सुमित हैं, शटरिंग का काम करते हैं। 30 साल हो गए, लेकिन परिवार को आज भी वो जरूरी सुविधाएं नहीं दे पाए जिनका सपना बचपन से देखते आए। माता पिता गुजर गए, घर में पैसे की कमी है, बहन की शादी नहीं हो पाई, लेकिन सुमित को कल से अचानक लगने लगा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सुमित इजराइल जा रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं, लड़ाई में टूटे घरों को फिर से खड़ा करने के लिए। सपने तो मेरा बहुत पूरे हो जाएंगे, एक्चुअली घर बन जाएगा खुद का, बहन की शादी हो जाएगी, सारा मैं बन जाऊंगा, लाने का। गाजियाबाद से 50 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के अच्छेजा गांव में भी इजराइल की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि सुमित की तरह ही इस गांव के वेल्डर सतीश कुमार भी इजराइल जाने की तैयारी कस रहे हैं। क्या काम करते, क्या काम जानते? वेल्डिंग का काम करते हैं सर। इजराइल ये है कि तो यहाँ से अच्छे बेनिफिट मिलेगा, पैसा है, और यहाँ मजदूरी है वो कभी लगती है कभी नहीं लगती है, वो 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। वहाँ मैंने सुना है कि तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास मिलता है, तो इसलिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी गांव का कुलदीप भी अब यहूदियों की जमीन पर स्टीयरिंग घुमाएगा। यूँ तो सरकार की निगरानी में जाएंगे ना, अब जाती थोड़ी हम पे वो कुछ होगा तो सरकार भेजेगी, तो कुछ तो हमारे लिए करेगी। यहाँ घर वालों को भी देखेगी सरकार जब भेजेगी तो। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 महीने से
हमास आतंकियों से लड़ रहे इजराइल में जाने का रिस्क यूपी के मजदूर क्यों उठा रहे हैं और वहां इन्हें ऐसा क्या मिलेगा? इसमें 1.25 लाख से अधिक सैलरी है, जिसमें 10,000 रुपए उनका रहने की व्यवस्था दी जाएगी और वो एडजस्ट होगा, उनके सैलरी से लिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। बोनस की जो कटौती होगी वो जब श्रमिक आने लगेगा काम अपना पूरा करके तो उसको मिल जाएगा। इजराइल को आतंकी हमले में टूटे घरों को फिर से बनाने के लिए 1 लाख स्किल्ड वर्कर चाहिए। इसमें पहला 10,000 मजदूरों का दल यूपी से जाएगा, जिसमें राजमिस्त्री, वेल्डर, पेंटर, टाइल पत्थर और शटरिंग का काम करने वाले मजदूरों के आवेदन मांगे गए हैं। महिला मजदूरों की डिमांड इजराइल की तरफ से नहीं की गई है। मजदूरों की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। श्रम विभाग सूची तैयार करने में जुटा है। पासपोर्ट वीजा की प्रक्रिया के बाद मजदूरों को इजराइल भेज दिया जाएगा। बड़ी संख्या में मजदूर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब तक अलीगढ़ में 54, गाजियाबाद हापुड़ में 112, बुलंदशहर में 75, चंदौली में 50 श्रमिक इजराइल जाने के लिए सहमति दे चुके हैं। बेसिक अंग्रेजी, ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का ज्ञान हो, उसको बेसिक अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए और उसको जो मैप वगैरह है वो ड्राइंग वगैरह पढ़ना आना चाहिए। अभी तक तो हम लोग सभी जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर हैं सबको बल्क में मैसेज भिजवा रहे हैं। इसमें हमने अपने स्टाफ लगा रखे हैं और उनको दूरभाष पे भी हम लोग उनकी सहमति ले रहे हैं। 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल के किबुत्स बेरी, फराजा और रहीम इलाके में हमास आतंकियों ने हमला किया था। इजरायली लोगों को मार डाला, बहुत सारे किडनैप कर लिए गए और उनके घरों को ग्रेनेड और मिसाइल से तबाह कर दिया था। फराजा का वो गांव जो कॉटेजेस हैं जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर फायरिंग की, रॉकेट दागे, घरों को तोड़ा, लोगों को मारा, ये सामान बिखरा हुआ ये बता रहा है। हमास के हमले में बर्बाद हुए इन घरों को ठीक करने और दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए इजराइल ने भारत से 1 लाख मिस्त्री और मजदूर भेजने का प्रस्ताव रखा है। सारे बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जब एकदम 0% का रिस्क रहेगा तभी हम कामगारों को भेजेंगे और जिस तरह के मानक हैं उस मानक के अनुरूप ही हम भेजेंगे। भारत से जाने वाले श्रमिकों के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। भारत सरकार ने NSDC इंटरनेशनल कंपनी को श्रमिकों को इजराइल भेजने की जिम्मेदारी सौंपी है। युद्ध के चलते इजराइल में दर्जनों इमारतें बर्बाद हो गई थी। इन्हें बर्बाद इमारतों को ठीक करने के लिए इजराइल को मजदूरों की जरूरत है। इसीलिए भारत के आगे ये प्रस्ताव रखा गया है। इजराइल अच्छा वेतन देने को तैयार है, लेकिन भारत में मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलती है? क्या भारत में कम मजदूरी की वजह से ही भारतीय मजदूर इजराइल जाने को तैयार हुए हैं? दरअसल यूपी में मनरेगा के तहत 73,69,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं। मनरेगा के तहत हर मजदूर को 229 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। उत्तर प्रदेश में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी संख्या कितनी है? 8 करोड़ 32 लाख। और यूपी में एक पेंटर 14,000 के करीब महीना कमा लेता है। आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि इजराइल पहली बार हमारे इतने स्किल्ड वर्कर को क्यों मंगवा रहा है? पहले ये काम कौन करता था वहां पे? और जो पहले काम करता भी था वो अब वहां ये निर्माण कार्य क्यों करना नहीं चाहता? तो इसकी सच्चाई ये है कि इजराइल में ये सब काम पहले गाजा के मिस्त्री मजदूर करते थे। वहीं से आते थे, गाजा से आते थे, अपना काम करके चले जाते थे, उनको काम मिल जाता था और इजराइल को पड़ोस में ही लेबर मिल जाती थी। लेकिन आतंकी हमले के बाद ये भरोसा टूट गया। इजराइल गाजा के लोगों को काम देने की बजाय वहां रह रहे आतंकियों पर अब हमले कर रहा है। इसीलिए अब इजराइल ने वही काम भारत को देने के लिए भारतीयों पर भरोसा जताया है। भारतीय नौसेना में आज से एक बड़ा बदलाव हुआ है। नेवी ऑफिसर्स के कंधे पर बैच देखे हैं ना कभी आपने? वो पुराने बैच अब कुछ दिनों में इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द नौसेना
अफसरों के कंधों पर नए बैच सजाने जा रही है, वो भी बिल्कुल स्वदेशी। ये फेरबदल काफी पहले ही तय हो चुका था। पिछले नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया था। आज से नौसेना के अफसरों की यूनिफॉर्म के लिए तैयार नए एपोलेट्स देश के सामने पेश कर दिए गए। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जिस तरह नौसेना का ध्वज बदल गया, उसी तरह नेवी अफसरों के कंधों पर सजे बैज भी, यानी एपोलेट्स भी बदलने वाले हैं। नौसेना के अफसरों के कंधे पर जो एपोलेट्स सजने वाले हैं, उनका नया डिजाइन सामने आ चुका है, जिसमें अब ब्रिटिश गुलामी का एक भी निशान बाकी नहीं होगा। जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती हैं, तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर नौसेना से जुड़े प्रतीकों को बदला क्यों गया? क्यों एक के बाद एक नौसेना का ध्वज, उसकी परंपरा, उसका निशान और अफसरों के रैंक में बदलाव हो रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब बहुत पहले ही प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री ने गुलामी की जिन निशानियों की बात की थी, उनमें से कुछ निशान नेवी ऑफिसर्स के इन एपोलेट्स में भी थे, जिन्हें बरसों से हमारे नेवी अफसर अपने कंधों पर ढो रहे थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के इन प्रतीकों पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। विशेषकर 1950 के बाद जो परिवर्तन हुए और उसके बाद यही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो अब हो रहे हैं। इसी तरीके से रैंक स्ट्रक्चर्स में जो परिवर्तन हो रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है। छोटे मोटे परिवर्तन समय समय पर होते आए हैं, जो उनकी जो वर्दी है उसमें परिवर्तन होते रहे हैं, कई चीजों में, कई ट्रेडिशंस में बदलाव हुआ है। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर उस एपोलेट की है जो अब तक नौसेना के चलन में है, लेकिन बहुत जल्द इसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। दूसरी तस्वीर उस एपोलेट की है जिसका डिजाइन लॉन्च हुआ है और अब नेवी ऑफिसर्स के कंधे पर यही एपोलेट सजेंगे। फिलहाल इंडियन नेवी के एडमिरल जो कंधों पर रैंक्स पहनते हैं, केवल उनके एपोलेट्स में बदलाव किए गए हैं, लेकिन उनके नीचे जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि कैप्टन, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर्स, उनके रैंक में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों में बाकी रैंक्स हैं, विशेष तौर पर जो सेलर्स यानी कि नौसैनिक होते हैं, उनके कुछ इस तरह के रैंक्स में बदलाव किए जाएंगे। पुराने एपोलेट में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन उसके चारों ओर दिख रहा ये दायरा दरअसल ब्रिटेन की महारानी के क्राउन की निशानी है। आजादी के बाद नौसेना तो भारतीय हो गई, ब्रिटिश राज की ये निशानी बनी रह गई। लेकिन नेवी ऑफिसर्स के लिए जो नया एपोलेट तैयार किया गया है, उसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के चारों ओर अब अंग्रेजी निशान को हटाकर शिवाजी महाराज की राजमुद्रा को जगह दी गई है। नौसेना की तरफ से एपोलेट्स के 5 नए डिजाइन जारी किए गए हैं। पहला एपोलेट रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर के लिए है, दूसरा एपोलेट सर्ज रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स के लिए होगा। दोनों बैच करीब करीब एक जैसे ही हैं, सिर्फ बाहरी रंग थोड़ा अलग है। 4 स्टार्स वाला एपोलेट एडमिरल यानी नौसेना प्रमुख के लिए है, चौथा एपोलेट वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स के लिए है और 5वां एपोलेट सर्ज वाइस एडमिरल के पद के लिए है। वाइस एडमिरल रैंक के दोनों बैच भी एक जैसे हैं, इनमें भी बस बाहरी रंग का फर्क है। अब आगे खबर दिखाते हैं आपको वक्त के साथ कैसे ये बदलाव जरूरी होते हैं, जो कि सेना के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना तेजी से बदल रही है और नौसेना भी बदल रही है।
नई तकनीक से लैस सबमरीन, वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर और बदलाव के दौर से गुजर रहे इन तमाम चीज़ों के बीच में उन निशानियों और प्रतीकों को भी हटाना ज़रूरी है जो ब्रिटिश राज से जुड़ी हुई थी। इसकी शुरुआत धीरे ही सही मगर अब होने लगी है। बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कोहरा है और कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं। कई राज्यों में रेड अलर्ट किया गया है और लोगों को परेशानी को देखते हुए सावधान रहने के लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही हैं। एक और कोहरे का क्या फ़र्क पड़ा है, ना वक्त पर फ्लाइट टेक ऑफ कर पा रही हैं और ना ही समय पर ट्रेन पहुंच रही हैं। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला तो उसका असर फ्लाइट्स पर पड़ा। ये जयनील है। इन्होंने मुंबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ी, लेकिन कोहरे के चलते एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी। उनकी फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। बोल रहे हैं हम आपकी होटल बुक नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फ्लाइटें नहीं है आपको दिल्ली पहुंचाने के लिए, बस में है, कोहरे में आपको हाईवे में जाना पड़ेगा। हमें दिल्ली इधर आना था, बस ने आज पहुंचाया दिल्ली, हम कल शाम को आने वाले थे, आज सुबह आए 10 बजे। सोचो। पंजाब के नौशाद को रियाद जाना था, सुबह 4:15 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन कोहरे की वजह से नौशाद की फ्लाइट दोपहर की हो गई। ना हमें पानी, ना हमें कुछ खाने, ना हमें कोई रहने का इंतजाम है। ठीक है, कभी रूम या फिर वो सारी चीजें कोई व्यवस्था नहीं, सुविधा है। कभी 6 नंबर पे जाओ, कभी 7 नंबर पे जाओ, कभी ऐसे करते करते सारी रात कट गई। ना सोने का इंतजाम, ना खाने का, ना नाश्ता पानी, कुछ नहीं। 3 दिन में दिल्ली एयरपोर्ट से 60 से ज्यादा फ्लाइट डाइवर्ट हुई हैं। दिल्ली में 100 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। कोहरे की वजह से देश भर में 271 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। यूपी के 51 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में भी घने कोहरे का अलर्ट है। विजिबिलिटी कहीं 0 है तो कहीं सिर्फ 5 से 10 मीटर तक। कोहरे का अटैक सिर्फ फ्लाइट नहीं, रेल पर भी पड़ा है। 80 से ज्यादा ट्रेनें करीब 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए ट्रेन पकड़ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्रियों को पता ही नहीं चल पा रहा कि उनकी ट्रेन आखिर कब पहुंचेगी। तो अभी पहले बोल रहे थे 1 घंटा लेट है, बाद में बोले 2 घंटा, अभी बोल रहे 3 घंटा, अभी बोल रहे 5 घंटा। तो हम बहुत परेशान हो गए। तो अनाउंसमेंट भी बराबर नहीं है। 2-3 घंटे में आ जाएगी, लेकिन वो बोलते फिर हम लोग भरोसा नहीं बोल सकते। 2 बजे आएगा, 3 बजे घंटे आएगा, वो बोल नहीं सकते। वो बोलते पटना में भी हालात ठीक नहीं है, विजिबिलिटी बेहद कम है। मौसम विभाग की माने तो पटना में अगले 2-3 दिनों में बारिश हो सकती है। मतलब कड़ाके की ठंड के लिए पटना वासियों को तैयार रहना होगा। कोहरा जो है दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसका ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें काफी देरी से जो है वो पटना पहुंच रही हैं। ठंड में इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है आप समझ सकते हैं। फिर फ्लाइट्स और ट्रेन्स घंटों लेट हो रही हैं। बस की यात्रा पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। वाकई ही कोहरे से आपको भी सावधान रहना है और हो सके तो बेजा सफ़र पर ना निकले। उत्तर प्रदेश में मेरठ के एक सड़क 24 घंटे में उखड़ गई बनने के बाद। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने खबर दिखाई, आपको याद भी आ गया होगा, क्योंकि जनता ने आवाज़ उठाई थी। पब्लिक इंटरेस्ट की खबर का असर हुआ। 48 घंटे के अंदर दोबारा वही सड़क बन गई, बढ़िया शानदार पक्की। इस खबर को देखकर मेरठ के किठौर सीट से विधायक शाहिद मंजूर साहब का हमें फ़ोन आ गया। कहते कि पब्लिक इंटरेस्ट में एक सड़क तो आपने पक्की करवा दी, मेरे हलके में भी ऐसे ही एक सड़क उधड़ रही है, उसका भी कुछ कर दीजिए। अब पब्लिक का इंटरेस्ट था तो हम पहुंच गए। कभी खुरपी से तो कभी हंसिए से सड़क खोद रहे ये यूपी के मेरठ से विधायक शाहिद मंजूर हैं। एक शादी में शामिल होने के लिए हसनपुर गांव गए हुए थे। विधायक जी सुबह वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें रोककर गांव में बनी सड़क के बारे में बताने लगे कि 10 दिन पहले ही बनी सड़क उधड़ने लगी है। लोगों की शिकायत पर शाहिद मंजूर खुद सड़क का क्वालिटी चेक करने के लिए निकल पड़े। मेरठ हसनपुर गांव में कैसी सड़क बनाई गई आप खुद देख लीजिए। विधायक शाहिद मंजूर ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी। अपना डाउट क्लियर करने के लिए विधायक जी ने हर तरीका आजमा लिया। नतीजा यही सामने आया कि पूरी की पूरी सड़क बनाने में ही घालमेल हुआ है। किनारों पर तो हाथ फेरते ही
तारकोल का तारकोल और बजरी की बजरी हो गई। शाहिद मंजूर साहब है, किठौर से विधायक है, और यहाँ देखिए सड़क की जो गुणवत्ता है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने फोन किया तो उसके बाद यहाँ पर पहुंच गए हैं। मैं यहाँ एक शादी में आया था, मैंने देखा कि ये सड़क अभी ताजी बनी हुई है, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी का मामला है, क्वालिटी मेंटेन नहीं है। भी आप देख लें, डस्ट डाल के ऊपर पैरों से डस्ट छट रही है, आप हटा लो, हाथों से हटा लो, या तोड़ के देखना हो तो हाथों से तोड़ लो। अब सवाल ये है कि सड़क बनाई किसने, ठेकेदार कौन था, मंजूरी कहां से मिली? इन सवालों का जवाब विधायक जी ने खुद ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सड़क निर्माण से जुड़े किसी दफ्तर में उनको जवाब नहीं मिला। मुझे खोजने के बाद भी ये पता नहीं चला कि सड़क बनाई किसने। अच्छा, नहीं पता आपको किस विभाग आज तक मुझे ये पता नहीं, क्योंकि मैंने पीडब्ल्यूडी वालों से पूछा, उन्होंने नहीं बतलाया। मैंने मंडी वालों से पूछा, उन्होंने नहीं बनाई। जो भी सड़क बनाने के माध्यम है, ब्लॉक से पूछा, वहां से नहीं बनी। तो कहां से बनी है मुझे नहीं पता। शाहिद मंजूर जाने माने नेता हैं, अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। इसके बावजूद ठेकेदार ने खेल कर दिया, बिना तारकोल वाली सड़क बनाकर चलता बना। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण का जिम्मा 4 विभागों के पास है, पीडब्ल्यूडी, मंडी परिषद, जिला पंचायत और RES यानी रूरल इंजीनियरिंग सर्विस का है। लेकिन हसनपुर गांव की घटिया सड़क किस विभाग का कारनामा है नहीं पता। ये मालूम करने के लिए ही हाई लेवल जांच होगी। पर एक हाई लेवल कमेटी से जांच करवा दी जाएगी। कल ही मेरे संज्ञान में ऐसा एक मामला आया है जिसमें हम एक टीम गठित करके ये जांच करवा रहे हैं। सख्त एक्शन लेंगे मैम? जो भी पहले जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूपी में बीजेपी का राज है। समाजवादी पार्टी के विधायक घटिया सड़क की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार में घटिया सड़क देखकर बीजेपी विधायक बौखला गए। काम नहीं किया तो देखने के लिए कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? हमको किसी ठेकेदार और किसी से बात नहीं है कि कौन ठेकेदार है, कौन काम कर रहा है। काम करना था पूरे जैसा डायरेक्शन उसके साथ। हाजीपुर में बनाई गई ये सड़क देखिए, 7 दिनों में सिर्फ 500 मीटर का काम हुआ। लोगों ने चलना शुरू किया तो ठोकर भर से सड़क उधड़ने लगी, जबकि खुद बीजेपी के विधायक संजय सिंह ने विधायक निधि से सड़क बनवाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इसके बावजूद ठेकेदार और अफसर खेल करने से बाज नहीं आए, भले ही विधायक जी का पारा हाई हो जाए। करना पड़ेगा, ये बात छोड़ दीजिए। हुआ क्यों ऐसा? ये ऐसा ही सड़क बनेगा क्या? गलती पूरी तरह से विभाग का है, ठेकेदार का है। ये काम लिखा गया है मेरे द्वारा विभाग को कि ये सड़क बनाई जाए। के लिए हमने काफी प्रयास करके लिखा और ये सड़क बनी, और बनी तो ये दुर्दशा है। यूपी हो चाहे बिहार हो, किसी की भी सरकार हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में भी और सुशासन के दावे करने वाले राज्य में भी सड़क निर्माण पैसा बनाने का जरिया माना जाता है। इसीलिए एक के बाद एक घटिया सड़कों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन मसला जनता का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है। इसलिए हम हर उस राज्य में जाते हैं जहां पर जनता के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। ब्रेक के बाद बारी पब्लिक इंटरेस्ट की है। फटाफट देख लेते हैं हमारी खबरों पर क्या कुछ लिखकर भेजा है आपने। सबसे पहले चंदर जी क्या लिखते हैं, एमपी वालों को भी मौका मिलना चाहिए, ये इजराइल जाने का मौका ढूंढ रहे हैं, लगता है आपकी भी बारी आ जाएगी। 1 लाख आदमी मांगा है अभी तो चंदर जी, 10,000 ही यूपी से जाएगा। संजय क्या लिखते हैं, जिनके पहले से पास एमफिल है वो क्या करेंगे? अच्छा, एमफिल की डिग्री बंद होने वाली खबर है, उनका कुछ नहीं होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं संजय जी कि उनको जो नौकरी लगी हुई है वो बरकरार रहेगी, लेकिन अब आगे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दीपक अग्रवाल साहब क्या लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, निष्पक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया, लेकिन अब आपसे मुलाकात कब होगी? नए साल पर आपसे मुलाकात होगी। आप सबको मेरी तरफ से तहे दिल से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।